नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो आध्यात्मिक ज्ञानोदय का एक तरह का नक्शा होने का दावा करती है। हाँ, तो हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश हैं, मतलब इसका परिचय और कुछ महत्वपूर्ण अध्याय। आज हमारी कोशिश रहेगी कि टॉले के जो मुख्य विचार हैं उनके सार को समझें। मतलब ये कि कैसे वर्तमान क्षण यानी अब हमें हमारी अंदरूनी पीड़ा और अशांति से आजाद कर सकता है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये विचार कहीं हवा से नहीं आए। ये टॉले के अपने बहुत ही गहरे निजी अनुभव से निकले हैं। वो सालों तक मतलब गहरे अवसाद और एक बेचैनी में जी रहे थे। अच्छा। हाँ, और फिर अचानक एक रात उन्हें एक तरह का आंतरिक रूपांतरण महसूस हुआ, जिससे उन्हें वो शांति मिली जो फिर कभी गई नहीं। उनका कहना है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये ज्ञान हम सबके अंदर ही है, बस हमारा मन इतना शोर करता है कि हम उसे सुन नहीं पाते। सही बात है। तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। किताब का जो मूल तर्क है वो क्या है? हमारी जो पीड़ा है, दुख है, उसकी असली जड़ क्या बताती है ये किताब? देखिए, टॉलो बहुत साफ कहते हैं कि हमारी पीड़ा का स्रोत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन में है। खास तौर पर तब जब हम अपने अंदर जो लगातार विचार चलते रहते हैं ना, बिना रोके, हाँ, उनसे पूरी तरह खुद को जोड़ लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि हम वही हैं जो हम सोच रहे हैं। इससे बाहर निकलने का पहला कदम वो बताते हैं, जिसे वो कहते हैं विचारक को देखना, वॉचिंग द थिंकर। विचारक को देखना। हाँ, यानी अपने विचारों के प्रति बस जागरूक होना, बिना उनमें उलझे, बिना जजमेंट के। हाँ, वो जैसे सिर में कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो, लगातार बंद ही नहीं होता। किताब में भी ये बात है कि लगभग हर कोई अपने सिर में ही आवाजें सुनता है। कभी खुद से बातें, कभी पुरानी घटनाओं का विश्लेषण, कभी भविष्य की चिंताएं। ऐसा लगता है इसे रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। और यही जो अनियंत्रित मानसिक बकबक है और जो हमारी पुरानी कंडीशनिंग है, यानी बचपन से जो हमने सीखा है, जो आदतें पड़ी हैं, ये सब मिलकर एक झूठी पहचान बना देती हैं, एक नकली मैं। इसी झूठी मन से बनी पहचान को टॉले अहंकार यानी ईगो कहते हैं। ये असली आप नहीं है। अच्छा। ये तो बस अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं और कल्पनाओं का एक बंडल है। इसकी दिलचस्पी वर्तमान क्षण में यानी अभी में बहुत कम होती है, लगभग नहीं के बराबर। ये तो काफी दिलचस्प बात है। तो मतलब ये जो मैं है जिसकी हम बात करते हैं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मुझे ये चाहिए, मेरा ये है, ये असल में अहंकार है। किताब तो वो देकारित का मशहूर कथन है ना, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। हाँ, कॉग्निटो एर्गो सुम। हाँ, उसे भी एक बुनियादी भूल बताती है। ये कहना कि सोचना और होना एक ही बात है, टॉले के अनुसार यही सबसे बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। अहंकार के लिए ना वर्तमान क्षण की कोई खास कीमत नहीं होती। या तो वो उसे देखता है अतीत के चश्मे से, जैसे पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा ही होगा। हाँ। या फिर वो भविष्य में किसी मंजिल तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर आराम मिलेगा। है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत कॉमन है। तो अहंकार लगातार इस मानसिक समय में जीता है, अतीत और भविष्य की सोच। यही जो बाध्यता है, यही हमें वर्तमान क्षण की जो शक्ति है, जो शांति है, उससे दूर रखती है और अंतहीन पीड़ा पैदा करती है। असल में देखा जाए तो हर तरह के डर की जड़ भी अहंकार का अपनी समाप्ति यानी मृत्यु से भय है, क्योंकि अहंकार सिर्फ रूप में पहचान में जी सकता है और मृत्यु उस रूप का अंत है। ठीक है, तो अगर मन, अहंकार और ये मानसिक समय ये सब समस्या की जड़ हैं, तो फिर समाधान क्या है? रास्ता क्या है इस चक्रव्यूह से निकलने का? यहीं पर किताब का टाइटल अब की शक्ति यानी द पावर ऑफ नाउ सामने आता है ना? हाँ, बिल्कुल। समाधान है अब, वर्तमान क्षण। टॉले का तर्क है कि सच्ची खुशी, सच्चा प्यार और गहरी शांति, ये सब मन की जो सोच विचार वाली सतह है ना, उसके नीचे से आते हैं। नीचे से? मतलब होने की अवस्था से, बीइंग। ये चीजें हमें कहीं बाहर से नहीं लानी है, ये हमारे अंदर ही है, पहले से मौजूद। बस मन का शोर इतना है कि वो दब गई हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं, अपना पूरा ध्यान अभी और यहीं पे टिकाते हैं, तो हम मन की पकड़ से धीरे धीरे आजाद होने लगते हैं और अपने असली स्वरूप, उस होने की अवस्था से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये होना, ये बीइंग का अनुभव, ये है कैसा? सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है।
क्या इसका मतलब है कुछ खास करना पड़ता है या कुछ खास महसूस करना होता है? देखिए, ये कुछ करने से ज्यादा ना बस होने की बात है। ये वो है जो हमारे विचारों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है। जैसे बादल आते जाते रहते हैं, पर आसमान तो हमेशा वहीं रहता है ना। हाँ। वैसे ही हमारे विचार, भावनाएं आती जाती हैं, पर उनके पीछे एक शांत, स्थिर जागरूकता हमेशा मौजूद है। वही होना है। उसे पाने के लिए कुछ हासिल नहीं करना, बस मन के शोर से ध्यान हटाकर उस अंदरूनी स्थिरता को महसूस करना है। और विचारक को देखना इसी का एक तरीका है, एक अभ्यास है। अच्छा, तो ये विचारक को देखना, इसे थोड़ा और समझाएंगी? ये प्रैक्टिकली कैसे करें? इसका मतलब है अपने अंदर जो विचार उठ रहे हैं, उन्हें बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी जजमेंट के, बस एक न्यूट्रल गवाह की तरह देखना या सुनना। जैसे बाहर ट्रैफिक का शोर सुनते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। अपने अंदर विचारों के शोर को सुने। जब आप किसी विचार को देख रहे होते हैं, तो आप सिर्फ उस विचार के प्रति सचेत नहीं होते, बल्कि आप उस विचार को देखने वाले स्वयं के प्रति भी सचेत हो जाते हैं। अच्छा। ये जो साक्षी भाव है, ये जो मैं हूं की गहरी अनुभूति है, ये कोई विचार नहीं है, ये मन से परे है। इस अभ्यास से क्या होता है कि धीरे धीरे विचारों की आप पर पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उनसे अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि विचारों को देखने वाले हैं। पर क्या ये हर वक्त मुमकिन है? मतलब जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो या डर लग रहा हो, तब क्या विचारों को बस देखना संभव है? मन वापस खींच नहीं लेता अपनी तरफ? खींचता है, बिल्कुल खींचता है, खासकर शुरू में। टॉले कहते हैं ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। वो ये नहीं कहते कि हमेशा आसान होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हर बार जब भी आप सचेत होकर अपने विचारों या भावनाओं को देखते हैं, चाहे वो कुछ पलों के लिए ही क्यों ना हो, आप अपनी उपस्थिति यानी प्रेजेंस की शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। और यही उपस्थिति आपको धीरे धीरे मन के जो पुराने ढर्रे हैं, उनसे मुक्त करती है। किताब में बुद्ध के ज्ञानोदय की परिभाषा का भी जिक्र है, पीड़ा का अंत। और टॉले कहते हैं कि ये अंत सिर्फ वर्तमान क्षण में रहकर ही संभव है। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? हाँ, क्योंकि पीड़ा को जिंदा रहने के लिए समय चाहिए, यानी अतीत या भविष्य। आप सोचकर देखिए ना, ज्यादातर जो हमारा भावनात्मक दर्द होता है, वो या तो पुरानी बातों को याद करके होता है, जो कि अतीत है। हाँ। या फिर भविष्य की चिंता। बिल्कुल। या फिर भविष्य में कुछ बुरा हो जाएगा, इस चिंता से होता है, जो भविष्य है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं, तो आपका ध्यान न अतीत में होता है, न भविष्य में। तब सिर्फ यह क्षण होता है, अभी और यहीं। हाँ, और इस क्षण में जैसा ये है, आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हमारा मन इसे अतीत से जोड़ता है या भविष्य में प्रोजेक्ट करता है। टॉले कहते हैं कि आप ज़ेन को देखें, सूफीवाद को देखें, या मिस्टर एकहार्ट जैसे ईसाई रहस्यवादियों को, यहाँ तक कि यीशु की जो मूल शिक्षाएं हैं, हाँ, उन सब में इसी वर्तमान क्षण की केंद्रीयता पर जोर दिया गया है। ये असल में क्या है? ये चेतना का मन के बनाए हुए रूपों, उसकी कहानियों और उसकी समस्याओं से आजाद होना है। ये काफी गहरा है। किताब एक और बहुत ही इंटेंस कॉन्सेप्ट की बात करती है, पेन बॉडी या पीड़ा शरीर। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा विचार है। पेन बॉडी क्या है? ये हमारे अतीत का जो अनसुलझा भावनात्मक दर्द है ना, उसका जमा हुआ अवशेष है। अच्छा, मतलब सिर्फ यादें नहीं? नहीं, सिर्फ यादें नहीं। ये हमारे मन और शरीर में एक तरह के नेगेटिव एनर्जी फील्ड के रूप में रहता है। इसमें बचपन की चोटें हो सकती हैं, पुराने रिश्तों के दुख, गहरी निराशाएं, दबा हुआ गुस्सा, अपराध बोध, वो सारा दर्द जो हमने कभी पूरी तरह महसूस करके जाने नहीं दिया, वो इकट्ठा होता रहता है। ओह। ये एनर्जी फील्ड कभी कभी शांत, मतलब डोमेंट पड़ा रहता है, और कभी अचानक एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का मतलब जैसे कोई अंदर सोया हुआ राक्षस जाग गया हो? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकती हैं आप। जब पेन बॉडी एक्टिव होती है, तो ये हमें अपने कंट्रोल में ले सकती है। हम अचानक ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, ज्यादा दुखी या गुस्सा महसूस करने लगते हैं, और अक्सर हम खुद ही ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं या उनमें खिंच जाते हैं जो हमें और दर्द दें। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेन बॉडी टॉले के अनुसार दर्द पर ही जीती है। उसे जिंदा रहने के लिए और दर्द चाहिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई आपको कट मार देता है। आपको गुस्सा आता है, जो शायद ठीक है, लेकिन अगर ये गुस्सा बेकाबू हो जाए, आप घंटों उसी के बारे में सोचते रहें, बदला लेने की सोचें, तो ये शायद आपकी पेन बॉडी है जो उस छोटी सी घटना को इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत कर रही है। अरे बाप रे, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगी फिर? टॉले कहते हैं कि पेन बॉडी भले ही बहुत शक्तिशाली लगे, पर असल में ये एक भ्रम है, अतीत का एक प्रेत, और ये आपकी वर्तमान क्षण की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, उसकी रोशनी का सामना नहीं कर सकती। तो करना क्या है जब ये एक्टिव हो? लड़ना है इससे? नहीं, लड़ना नहीं है, उसे दबाना भी नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश करनी है। अपने शरीर में उस भारीपन को, उस बेचैनी को, उस गुस्से या दुख की ऊर्जा को महसूस करें। उसे कोई नाम दिए बिना, कोई कहानी बनाए बिना, बस अपनी जागरूकता से देखें। जैसे ही आप उसे अपनी उपस्थिति से छूते हैं, आप उसे पहचानने लगते हैं और उससे अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। ये मैं नहीं हूं, ये पेन बॉडी है। ये जो जागरूकता है, यही पेन बॉडी और आपकी विचार प्रक्रियाओं के बीच का लिंक तोड़ देती है। आप अनजाने में उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। और फिर? और धीरे धीरे इस सजगता की आग में वो दर्द बदलने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। टॉले इसे कीमिया यानी एल्केमी के गूढ़ अर्थ से जुड़ते हैं, पीड़ा रूपी शीशे का चेतना रूपी सोने में बदलना। ये पेन बॉडी तो अतीत के दर्द से जुड़ी है, मतलब नेगेटिव है। क्या शरीर से जुड़ने का कोई पॉजिटिव तरीका भी किताब बताती है जो हमें वर्तमान में लाए? हाँ, बिल्कुल। टॉले आंतरिक शरीर यानी इनर बॉडी की जागरूकता पर बहुत जोर देते हैं। ये क्या है? ये हमारे बाहरी भौतिक शरीर के नीचे महसूस होने वाली वो अदृश्य जीवन ऊर्जा है। जीवन ऊर्जा? हाँ, ये सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं है, बल्कि एक वाइब्रेंट एनर्जी फील्ड है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ये होने यानी बीइंग के दायरे में मन के पार जाने का एक सीधा रास्ता है। इसे महसूस कैसे करें? क्या इसके लिए कोई खास ध्यान वगैरह करना पड़ता है? नहीं, इसे कभी भी कहीं भी महसूस किया जा सकता है। अभी भी कर सकते हैं। आप बस अपनी आंखें बंद करके या खुली रखकर भी अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर ले जाएं। ठीक है। अपने हाथों में जीवन को महसूस करें। उंगलियों में शायद हल्की झुनझुनी या गर्माहट महसूस हो। फिर अपने पैरों में, पेट में, छाती में, पूरे शरीर में इस अंदरूनी जीवंतता को महसूस करने की कोशिश करें। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस हल्के से ध्यान देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका ध्यान विचारों की रेलगाड़ी से हटकर सीधे अनुभव पर आ जाता है, यानी आप वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। और इस आंतरिक शरीर को महसूस करने के फायदे क्या हैं? सिर्फ वर्तमान में आना? वो तो सबसे बड़ा फायदा है ही। ये आपको तुरंत अब में ले आता है और मन की पकड़ से आजाद करता है। इसे महसूस करने से शरीर अक्सर हल्का, ज्यादा साफ और ज्यादा जीवंत महसूस होता है। टॉले यहाँ तक कहते हैं कि जब आप ज्यादा चेतना शरीर में लाते हैं तो इसका कोशिकीय स्तर पर, सेल्यूलर लेवल पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। अच्छा। उनका मानना है कि इससे तनाव कम होता है, जो शरीर की जो नेचुरल हीलिंग और रिपेयर प्रक्रियाएं हैं उनमें मदद करता है, और इस तरह शायद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, न कि कोई प्रमाणित मेडिकल दावा। हाँ, वो तो है। साथ ही ये शायद इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकता है, क्योंकि चेतना और शरीर का गहरा संबंध है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आंतरिक शरीर की जागरूकता आपको मन की पहचान से मुक्त करके होने की अवस्था में स्थिर करती है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत मन को देखना, पेन बॉडी को समझना, आंतरिक शरीर को महसूस करना, ये सब बहुत गहरे हैं, पर इन्हें अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतारें कैसे? मान लीजिए कोई मुश्किल हालात सामने आ गया, तब क्या करें? किताब समर्पण यानी सरेंडर की बात करती है, लेकिन ये शब्द सुनकर तो कई लोगों को लगता है कि ये तो हार मान लेना है, पैसिव हो जाना है। हाँ, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। टॉले के लिए समर्पण का मतलब हार मानना या निष्क्रिय होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण जैसा है उसे अंदर से स्वीकार करना, उसके प्रति जो मानसिक और भावनात्मक प्रतिरोध है उसे छोड़ देना, जैसे कि हमने उसे चुना हो। हाँ बिल्कुल, ये भाव कि ठीक है अभी यही है, ये कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप ट्रैफिक जैम में बुरी तरह फंस गए हैं और एक जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। रोज की कहानी है ना?
तो प्रतिरोध क्या होगा? गुस्सा करना, हॉर्न बजाना, चिंता करना, किस्मत को कोसना, ये सब आपको और ज्यादा दुखी और तनावग्रस्त करेगा। सिचुएशन तो बदलेगी नहीं इससे। और समर्पण क्या होगा इस स्थिति में? बस चुपचाप बैठे रहने? समर्पण का मतलब है आप स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। मैं जाम में फंसा हुआ हूं। आप इस सच्चाई से अंदरूनी लड़ाई बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाम से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे या फोन करके बताएंगे नहीं कि लेट हो रहे हैं। वो तो जरूरी एक्शन है। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप अंदरूनी घमासान बंद कर देते हैं। आप उस पल में जो कर सकते हैं वो शांति से करते हैं। शायद संगीत सुने, या बस अपनी सांसों पर ध्यान दें, या अपने आंतरिक शरीर को महसूस करें। टॉले कहते हैं कि जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं तो आप नेगेटिविटी पैदा करना बंद कर देते हैं। और तब आप जो भी एक्शन लेते हैं वो समर्पित कार्य यानी सरेंडर्ड एक्शन बन जाता है। मतलब आप स्थिति की स्वीकृति से काम करते हैं, ना कि गुस्से या निराशा की प्रतिक्रिया में। ऐसा काम ज्यादा प्रभावी और कम तनावपूर्ण होता है। आप परिणाम से बहुत ज्यादा चिपके बिना बस वर्तमान क्षण के काम पर ध्यान देते हैं। ये बात समझ आती है। अच्छा, अब रिश्तों की बात करते हैं। किताब कहती है कि रिश्ते अक्सर बहुत समस्याग्रस्त होते हैं, प्यार और नफरत के चक्र में फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? टॉले के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर रिश्ते मन और अहंकार के लेवल पर चलाए जाते हैं। अहंकार हमेशा दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ चाहता है। प्यार, मान्यता, सुरक्षा, अपने अधूरेपन को भरने की उम्मीद। हाँ, शुरू में जब ये ज़रूरतें पूरी होती दिखती हैं तो बड़ा रोमांच और प्यार महसूस होता है। लेकिन जैसे ही साथी का व्यवहार अहंकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, और ऐसा होना तो तय है क्योंकि कोई दूसरा आपको स्थायी रूप से पूरा नहीं कर सकता, तो वही रिश्ता निराशा, गुस्से, शिकायत और भावनात्मक लड़ाई का मैदान बन जाता है। इसे ही टॉले प्रेम घृणा चक्र कहते हैं। तो क्या टॉले रिश्तों से दूर रहने को कहते हैं, या इसका भी कोई समाधान है? नहीं, वो रिश्तों को नकारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक अवसर मानते हैं। वो सुझाव देते हैं कि रिश्तों को अपनी खुशी का सोर्स बनाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें ज्यादा सचेत, ज्यादा जागरूक होने के अभ्यास के रूप में देखें। कैसे? जब आपका साथी अचेतन व्यवहार करे, मतलब जब वो अपने अहंकार या पेन बॉडी के असर में हो, तो उस पर तुरंत रिएक्ट करने या उसे पर्सनली लेने के बजाय बस जानने वाले बने। द नोइंग। जानने वाले मतलब? यानी उनके व्यवहार को बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई कहानी बनाए बस देखें। समझे कि ये उनका अहंकार या पेन बॉडी बोल रहा है, वो स्वयं नहीं। ये कहना तो आसान है, पर करना ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब अगर कोई आपसे बुरी तरह बात कर रहा है तो आप बस खड़े होकर देखते रहें? ये वाकई बहुत मुश्किल अभ्यास है, शायद सबसे चुनौतीपूर्ण अभ्यासों में से एक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुर्व्यवहार सहें या अपनी बाउंड्रीज न सेट करें, जरूर करें, लेकिन इसका मतलब है कि आप प्रतिक्रिया अहंकार से न दें। अच्छा, जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रहकर स्थिति को देखते हैं तो आप उस टकराव में और ऊर्जा डालना बंद कर देते हैं। आप एक स्पेस बनाते हैं, एक खाली जगह जहां शायद कुछ समझ या बदलाव मुमकिन हो सके। टॉली इसे साधना कहते हैं, एक आध्यात्मिक अभ्यास। ये रिश्ते को बदलने का, यो कम से कम आपको उस रिश्ते में पीड़ा से मुक्त करने का जरिया बन सकता है। किताब में एक जगह ये भी लिखा है कि हमें खुद के साथ रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने अंदर जो मैं है, जो सोचता है, महसूस करता है, चाहता है, और जो मेरा है, मेरी कहानी, मेरी संपत्ति, मेरी पहचान, इनके बीच का जो द्वंद्व है उसे खत्म करना। द्वंद्व? हाँ, अहंकार लगातार खुद को परिभाषित करता रहता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे साथ ये हुआ, मुझे वो चाहिए। ये मन में एक विभाजन पैदा करता है। हम लगातार खुद को जज करते रहते हैं, कभी खुद पर तरस खाते हैं, कभी खुद पर गर्व करते हैं। हाँ, ये तो होता है। टॉले कहते हैं कि जब आप ये सब करना बंद कर देते हैं, खुद को आंकना, खुद की कहानी में जीना, तो ये जो आत्मचिंतनशील चेतना का विभाजन है ये ठीक हो जाता है। तब आप बस होते हैं, एक एकीकृत अविभाजित चेतना। आप अपनी पहचान अपने विचारों या अतीत से नहीं जोड़ते। और जब आप खुद के साथ ये झूठा मन निर्मित रिश्ता खत्म कर देते हैं तो आपके बाकी सारे रिश्ते अपने आप बदल जाते हैं। वे फिर अहंकार की जरूरतों और मांगों पर आधारित नहीं रहते, बल्कि होने की अवस्था से उपजते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रेमपूर्ण है। तो इस सारी गहरी चर्चा का अगर सार निकालें
तो एकार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखा रही है कि हमारी ज़्यादातर जो पीड़ा है उसका कारण हमारे अपने मन से, हमारे विचारों और भावनाओं से हमारी गहरी पहचान है। ये पहचान हमें लगातार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के वो जो मानसिक समय है उसमें फंसाए रखती है। बिल्कुल। और इस फंदे से मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में है, अब में। ये रास्ता खुलता है सचेत उपस्थिति से, कॉन्शियस प्रेजेंस से, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति साक्षी भाव रखने से, और जो है उसे स्वीकार करने से, यानी समर्पण से। ये अभ्यास हमें अहंकार की सीमाओं से, पेन बॉडी के दर्द से और मन की जो लगातार चक्की चलती रहती है उससे परे ले जाते हैं और हमें हमारे असली स्वरूप, उस शांत, स्थिर, जागरूक होने यानी बीइंग से जोड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये कोई दूर का सपना नहीं है या किसी खास परिस्थिति पर निर्भर अवस्था नहीं है। ये क्षमता हमारे अंदर अभी और यहीं मौजूद है, चाहे हमारी बाहरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। ये एक तरह से पीड़ा को ही चेतना में बदलने की एल्केमी है, जैसा कि किताब बार बार कहती है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब इस ओर इशारा करती है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है, हमारा समाज, वो काफी हद तक हमारे सामूहिक मन और अहंकार का ही आईना है, प्रतिबिंब है। कई सच है। और जैसा कि टॉलेस सुझाव देते हैं कि मानवता में चेतना का एक नया स्तर उभर रहा है, तो हमारे भीतर होने वाला ये छोटा सा बदलाव, वर्तमान क्षण में आने का ये अभ्यास, क्या वाकई बाहरी दुनिया को, हमारे सामूहिक अनुभव को बदल सकता है? क्या सचमुच एक नई पृथ्वी संभव है? हाँ, जैसा कि कई पुराने आध्यात्मिक परंपराएं भी संकेत देती हैं, एक ऐसी दुनिया जहां संघर्ष और पीड़ा हमारी सामूहिक चेतना का मुख्य हिस्सा ना हो। इस संभावना पर विचार करना ये अपने आप में एक गहरा अभ्यास हो सकता है।